हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव आएँ और सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाइव क्लासेज का बेनिफिट ले सकें। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी जगह इसको शेयर कर दो, जिससे सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लासेज का बेनिफिट ले सकें। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर है उसकी थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में जाना था, दूसरी क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि संततता के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब लाइव क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, ए फंक्शन एफ सच दैट a comma b tends to r is differentiable at point c belongs to open interval ab if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist। यानी कि अगर इस लिमिट का एग्जिस्ट है तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। दिस लिमिट ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट सी इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ। क्या कहलाएगा? इसका अवकलज कहलाएगा। एंड इज एक्सप्रेस्ड एज एफ डैश सी। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर जीरो सो दैट mod of एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर mod of एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। और इस मापांक का जो मतलब है वो ये ओपन इंटरवल होता है, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये ग्रेटर होना चाहिए एफ डैश माइनस एप्सिलॉन से, और लेस देन होना चाहिए एफ डैश प्लस एप्सिलॉन से। तो ये आपकी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हमें ये लिमिट ध्यान रखनी है कि अगर हम लिमिट इस तरीके से डिफाइन कर सकें तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए आज फिर एक नया शब्द आया है, ये ई वाला शब्द जो उल्टा बना हुआ है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट यानी कि इसका अस्तित्व है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार है। ठीक है, तो जितने भी नए शब्द आते जाएंगे मैं उनका मतलब भी बताता जाऊंगा, क्योंकि ये नए शब्द ही हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये आपकी हिंदी में डेफिनेशन है, एक वास्तविक फलन एफ सच दैट ए कॉमा बी टेंड्स टू आर बिंदु सी पर जो बिलोंग करता है ए कॉमा बी पर अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी परमित रूप से विद्यमान हो। कैसी हो? परमित रूप से, यानी फाइनाइटली क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट हुई तो फिर हम उसको अवकलनीय नहीं कहेंगे। यह सीमा फलन एफ का बिंदु सी पर अवकलज कहलाती है, और इसे हम डैश के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे एफ डैश सी। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि mod ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी
इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा। एक बात और, जितने भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो इन सभी डेफिनेशन को नोट करते जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये हमारे पास एक बार याद हो गई हमें अच्छे से, तो फिर सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी कि वहाँ पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जाना, तो वहाँ पर हमने जाना कि हमारे पास लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट कौन कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पर दो लिमिट है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरी राइट हैंड डेरिवेटिव वाली, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड के बारे में जाने। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस के h, जहाँ पर h ग्रेटर 0 होना चाहिए, एग्जिस्ट करती हो और कैसी हो, फाइनाइट हो, यानी इस लिमिट का मान परमित होना चाहिए। अगर अपरिमित हुआ तो फिर हम इसके बारे में नहीं बता सकेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं कर सकती है, यानी ओनली फाइनाइट मान होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सी या लेफ्ट एफ डैश सी या फिर एफ डैश सी माइनस 0 से, ठीक है। हिंदी में देखें डेफिनेशन, फलन का बायां अवकलज, कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु सी पर बाईं ओर से अवकलनीय कहलाएगा यदि सीमा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन माइनस के एच कोमा एच ग्रेटर 0 इसका मान विद्यमान हो और परमित हो, ठीक है। इस शब्द को ध्यान रखना, परमित, क्योंकि ये फाइनाइट जो सब वर्ड है इसी के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन है एल डी एफ सी या एल एफ डैश सी, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सी, या एफ डैश सी माइनस 0 से व्यक्त करेंगे, और इसे एफ एक्स का बिंदु सी पर बायां अवकलज या वाम पक्षी अवकलज कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट हैंड डेरिवेटिव की, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट हैंड साइड एट ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच कोमा एच ग्रेटर 0 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, then the value of this limit represent by RDFC यानी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सी या आर एफ डैश सी या फिर एफ डैश सी प्लस 0 एंड इट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी। तो अगर हमारी लिमिट इस तरीके से हम डिफाइन कर सकें तो हम उसको कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि दक्षिण अवकलज या फिर दायां अवकलज। कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु सी पर दाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है यदि सीमा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच कोमा एच ग्रेटर 0 का मान विद्यमान और परमित हो, और इसे हम आर डी एफ सी या आर एफ डैश सी या एफ डैश सी प्लस 0 से व्यक्त करते हैं, और इसे हम एफ एक्स का बिंदु सी पर दायां अवकलज या दक्षिण पश्चिमी अवकलज कहते हैं। तो ये दोनों अवकलज हैं, और अगर ये दोनों अवकलन हमारे विद्यमान होंगे तो ही हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा, जिसकी डेफिनेशन है
ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ बोथ, ध्यान रखना बोथ मतलब दोनों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट एंड इक्वल। यानी कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और दोनों फाइनाइट है और दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, दैट इज, देखो जो शब्द बने ना आई डॉट ई, इसको कहते हैं दैट इज, दैट इज। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन माइनस के एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच। ये दोनों लिमिट अगर हमारी एग्जिस्ट करती हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। नोट डाल के लिख लेना कि अगर हमारा फंक्शन किसी भी केस में डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, वो 3 केस दिए हैं जिन पर हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कब? जब ये दोनों जो डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं हो, तब हमारा फंक्शन कैसा कहलाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा, इनमें से कोई एक या दोनों कैसे हो? इनफाइनाइट हो, तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। और इन दोनों में से या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता हो, तब भी हमारा फलन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिनको हमें ध्यान रखना है। यानी डिफरेंशिएबल होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों जो डेरिवेटिव है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो फिर डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, अवकलनीय फलन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, अवकलनीय फलन, कोई भी फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु सी पर अवकलनीय कहलाता है यदि बिंदु सी पर इसके बाएं और दाएं अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। ठीक है, और समान हो, ये हमें ध्यान रखना है। परिमित रूप से विद्यमान और समान, यानी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अर्थात एफ डैश सी माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी प्लस 0। अब इनकी जो लिमिट है वो रख दो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन माइनस के एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच। अब ये तीनों कंडीशन दे दी हैं जिन पर हमारा फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। कब? जब दोनों डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं हो, जब इनमें से कोई एक या दोनों कैसे हो? अपरिमित हो, यानी कि इनफाइनाइट हो। तीसरी कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक या दोनों विद्यमान ही नहीं हो, उनका एग्जिस्ट ही ना हो, तब ये हमारे फलन अवकलनीय फलन नहीं कहलाएंगे। अब हम इनके इंटरवल की बात करें कि डिफरेंशिएबल हमारा फलन इंटरवल में कैसे होगा। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल। जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था संततता में, कि संततता के लिए हमने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा ओपन इंटरवल में यदि वह उसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल पर कंटिन्यूस हो। सेम डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की है, ये भी डिफरेंशिएबल कहलाएगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल पर ये क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, तब कहलाएगा। और सेम टू सेम हमारी क्लोज इंटरवल वाली डेफिनेशन है। एफ डैश सी इसका एग्जिस्ट करना चाहिए व्हेन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए एट पॉइंट ए पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए एट पॉइंट बी पर। यानी ए पर तो हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और बी पर हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन
फॉलो होती हैं तो वो उस क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि बंद अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा। अंतराल में अवकलनीयता, फलन एपेक्स विव्रत अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाएगा यदि एपेक्स अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। सेम डेफिनेशन है। दूसरा, फलन एपेक्स समव्रत अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा यदि एफ डैश सी विद्यमान हो और सी कहाँ पर बिलोंग करे, ओपन इंटरवल ए बी में। बिंदु ए पर एपेक्स की जो दायां अवकलज है वो विद्यमान हो, बिंदु बी पर एपेक्स का बायां अवकलज विद्यमान हो, यानी कि ए पर तो हम निकालेंगे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पॉइंट पर निकालेंगे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों विद्यमान है तो हम इसको बता देंगे कि हम इन बिंदुओं पर है ये अवकलनीय। अब इनके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। पहला है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ध्यान रखना, अगर हमारा फंक्शन एफ अवकलनीय है किसी बिंदु सी पर तब वो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी संतत भी होगा, यानी अवकलनीय है तो संतत होगा। बट कन्वर्ज ऑफ एबव स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका अगर हम उल्टा कर दें कि कोई फलन हमारा कंटिन्यूअस है, संतत है, तो वो डिफरेंशिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन श्योरली इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। यानी कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा। नोट, while examining differentiability of any function, first its continuity should be examined। यानी जब हम किसी फलन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो उससे पहले हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। एवरी पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट फंक्शन और ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन आर, यानी रियल नंबर्स। लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। कंपोजिट फंक्शन सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट्स व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये हमारी कंडीशंस है जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन कब अवकलनीय कहलाएंगे और कब नहीं कहलाएंगे, और उनके रिजल्ट्स भी हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, लेकिन इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है हमेशा। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। ऐसे ही लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी डिफरेंशिएबल होते हैं। कंपोजिट फंक्शन, सम, प्रोडक्ट, ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। दिए गए अंतराल के किसी बिंदु सी पर अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से संतत होता है, यानी कि अवकलनीय है तो संतत जरूर होगा। ठीक है, परंतु इस अंतराल में संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई फलन हमारा संतत है तो वो अवकलनीय भी हो, लेकिन अगर वो अवकलनीय है तो संतत जरूर होगा। और अवकलनीयता चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसको संततता चेक करेंगे उसकी। स्पष्ट है कि कोई फलन संतत नहीं है तो वह निश्चित रूप से अवकलनीय भी नहीं होगा, यानी कि अवकलनीयता चेक करने के लिए हम संततता चेक करेंगे उसकी। टिप्पणी, किसी फलन की किसी बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण करने से पूर्व इस बिंदु पर हम फलन की संततता को चेक करेंगे। फलन के संतत होने पर ही हम उसकी अवकलनीयता को चेक करेंगे। और ये हमारे फंक्शंस हैं जो अवकलनीय होते हैं। प्रत्येक बहुपदी फलन, चरघातांकीय, अचर फलन, ये सभी वास्तविक संख्याओं पर सदैव अवकलनीय होते हैं। ऐसे ही लवगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन
ये भी अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल तथा संयुक्त फलन ये भी सदैव अवकलनीय ही होते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तो हमने कहा था कि जो फलन संतत है उसका जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो, ठीक है, लेकिन अवकलनीय है तो वो संतत होगा। तो ये फलन हमारे अवकलनीय है, तो इनमें ये फलन हमारे संतत भी होते हैं। अब एक एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम इसको समझेंगे और इसकी जो आगे की कंसेप्ट है उसको क्लियरली कंप्लीट करेंगे। इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 देन एग्जामाइन इट्स डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 0। यानी कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर हमारा कंटिन्यूअस फलन है, यानी संतत फलन है, ये उसने पहले से दिया है, हमें तो सिर्फ इसकी अवकलनीयता चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो f(x) हमें फलन दिया है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लेंगे, यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो बायां अवकलज पहले निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पे एफ डैश 0 माइनस 0, क्योंकि हमारा क्या होता है, एफ डैश a माइनस 0 होता है, ठीक है। तो एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 बट्टे माइनस के h। अब ये वैल्यू जो है 0 माइनस h, इसको हम इस फंक्शन में रख देंगे। तो यहाँ 0 माइनस h का होल स्क्वायर करें तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस h का स्क्वायर आ गया इंटू e की घात, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/h हो जाएगा, क्योंकि माइनस वैल्यू रख रहे हैं ना 0 माइनस h, इसलिए माइनस e की घात माइनस और ब्रैकेट में माइनस के 1/h अपॉन e की घात माइनस के 1/h प्लस e की घात माइनस और ब्रैकेट में माइनस के 1/h। फिर बाहर जो फंक्शन ऑफ 0 है, यानी इस फंक्शन में हम 0 की वैल्यू रखें तो 0 प्राप्त होगी हमें, तो 0 हो गया, और अपॉन माइनस के h तो माइनस के h। यहाँ से एक माइनस के h से एक माइनस के h कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के h बचेगा। और यहाँ से हम e की घात माइनस के h कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा e की घात माइनस के 2h और ये माइनस के 1, ऐसे e की घात माइनस के 2h प्लस के 1। अब इसमें हम लिमिट रख दें, तो यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे h बराबर 0, तो यहाँ पर h बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें रखो e की घात, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 e की घात 0 प्लस 1। और e की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए जल्दी से, e की घात 0 की वैल्यू क्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर e की घात माइनस के 2/0 आएगा, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा ये, इसलिए यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि e की घात माइनस इन्फाइनाइट का मान 0 होता है, माइनस 1 और ऐसे e की घात माइनस इन्फाइनाइट प्लस 1। लेकिन शुरुआत में ही अगर 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो फिर फलन चाहे कुछ भी हो, उस सब की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें इसका एट x बराबर 0 पर, तो ये मिलेगा हमें एफ डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर हो जाएगा, e की घात 1/h, यहाँ पर सारी प्लस हो जाएंगी, माइनस e की घात माइनस 1/h अपॉन e की घात 1/h प्लस e की घात माइनस 1/h माइनस 0 और टोटल के अपॉन में h। यहाँ से भी h से h कट जाएगा इसका, तो ये प्राप्त होगा हमें। और इसमें अगर हम h बराबर 0 रख दें तो ये भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 0 इंटू 1 माइनस 0 बराबर 0। तो दोनों की वैल्यू हमारी कैसे आ गई, इक्वल आ गई, एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर एफ डैश 0 प्लस 0। तो हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा, यानी कि अवकलनीय फलन हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक थे आपके संततता और अवकलनीयता के। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि 2 लेक्चर हो गए अलग अलग, एक में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी पूरी
विद एग्जाम्पल, और एक में डिफरेंशिएबिलिटी यानी संततता और अवकलनीयता। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना और रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रिवीजन करने से ही सारे कंसेप्ट दोबारा से क्लियर होंगे। और इसे नोट जरूर करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है साइकोलॉजी में कि अगर हम किसी वीडियो को देखते हैं या किसी चीज़ को देख के पढ़ते हैं तो वो हमें 37% तक याद रहता है, और अगर हम उसी चीज़ को लिख कर के प्रैक्टिस कर लें तो वो हमारा 87% तक याद हो जाता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको 37% नॉलेज चाहिए या 87%। ठीक है, इसलिए इसको नोट करते जाएं और साथ ही साथ समझते जाएं। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपका ये जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों का हम बहुत प्रयोग करेंगे बार बार। पहला फॉर्मूला है d/dx x की घात n बराबर n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, यानी x की घात n का हम अवकलज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जो x की घात n है वो हमारा अननोन फंक्शन है, यानी अज्ञात फलन है, और x हमारा ज्ञात फलन है। यहाँ पर जो x की घात n है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आश्रित चर है। x की घात n कैसा है? डिपेंडेंट है, यानी कि आश्रित है ये। ठीक है, जबकि जो x है हमारा बटे वाला, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र चर है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल से जानेंगे इसको, अवकलज को। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला x की घात n बराबर n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, यानी कि एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे d/dx, अगर हम x की घात 5 का अवकलज करते हैं तो जो घात होती है वो तो आगे आ जाएगी और इसकी एक घात कम हो जाएगी, x की घात 5 माइनस 1, यानी कि 5 इंटू एक्स की घात 4, ये इसका अवकलज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं। d/dx e की घात x का फॉर्मूला होता है e की घात x, d/dx e की घात x, इसका फॉर्मूला होता है e की घात x इंटू लॉग ई ए। d/dx log x, इसका अवकलज होता है 1/x। साइन x का अवकलन होता है cos x, और cos x का होता है माइनस के साइन x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस के कोसेक स्क्वायर x। sec x का हुआ sec x tan x, और कोसेक x का हुआ माइनस के कोसेक x cot x। ध्यान रखना, जितना भी मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप इनको कंप्लीट नहीं करोगे मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं बनाऊंगा, इसलिए आपको ये कंप्लीट करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, और मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको ये याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। जल्दी से बताइए कमेंट करके, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। नेक्स्ट फॉर्मूले है कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
सेक इनवर्स एक्स का 1/mod(x) इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस आ जाएगा, -1/mod(x) इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का और रह गया है d/dx साइन इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कॉस वाले में ये माइनस का चिन्ह आ गया है, साइन वाले में पॉजिटिव रहता है, जैसे टेन वाले में ये पॉजिटिव है तो कॉट वाले में माइनस का आ गया, यदि सेक पॉजिटिव रहता है तो कोसेक माइनस का आ जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास फॉर्मूले है जो आपको याद करने हैं। 15 फॉर्मूले दिए हैं, 5 ये और 10 ये और एक साइन का, टोटल 16 फॉर्मूले हैं, और ये 16 फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद करने हैं। ठीक है, याद करोगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आपको ये आज का कंसेप्ट कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिससे अन्य जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन असुविधाओं के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। यही हमारा इस चैनल का मोटिव है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को, और उनको जोड़ें हमारे चैनल से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।